Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. थोड़ा देर बाद जब युवाना को कुछ हल्का फील हुआ, तो वो अपने आंसुओं को पूछती है, तो एरिक उसे अपना हैंकी देता है, और युवाना उसे लेकर अपने आंसू पहुंचकर हैंकी को वापस करती है तो एरिक बहुत सीरियसली उसे अपनी नाक के नीचे इशारा करते हुए बोला, यहाँ भी साफ करो, कुछ तो लगा हुआ है। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया, तो युवाना उसे मारने लगी, और फिर वो दोनों ही हंसने लगे। इसी तरह कुछ ही देर में सभी की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी, और फिर सभी कार से बाहर आने लगे। ऑफिस के बाहर जितने भी लोग थे, वो सभी अपने अपने कामों को छोड़कर अपने पसंदीदा आइडोल्स को देखने लगे। आखिर जब पिछली बार वो सभी ऑफिस आए थे तो अंदर आने से पहले ही उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिनमें उनके फेवरेट आइडोल्स को उनके पर्सनल इंडियन बॉडीगार्ड ने अपनी होशियारी और काबिलियत को दिखाते हुए सही समय पर बचा लिया था। इसीलिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उनका इंतजार बहुत पहले से ही कर रहे थे। पर ये क्या, अचानक सभी इतने हैरान क्यों हो गए? दरअसल जब सबके गाड़ी से निकलने के बाद एरिक और युवाना दोनों ही साथ में पीछे की साइड से निकले तो सभी बुरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने शायद ही कभी किसी सेलिब्रिटी को उसके बॉडीगार्ड के साथ पीछे बैठे ट्रैवल करते हुए देखा होगा। वरना बॉडीगार्ड या कोई पर्सनल सेक्रेटरी भी हो तो वो भी अपने बॉस के साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते थे, और कुछ सेलिब्रिटी भी ऐसा नहीं पसंद करते थे। तो ये सीन उन सभी के लिए बहुत नया नया सा था, इसीलिए वो सभी हैरान थे। और यही था वो पहला पल जिसने अभी भी और पिछले जन्म में भी लोगों के दिमागों में इन दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए थे। तब भी कुछ लोग, दरअसल बहुत कुछ लोग इस बात को सोचकर खुश हुए थे, और कुछ गुस्सा तो कुछ तो युवाना और आर्य से बहुत ज्यादा जलने लगी थी, और उन्हें तभी से ज्यादातर लड़कियां तो नफरत ही करने लगी थी। उन दोनों बिचड़ियों को तो बिना कुछ किए ही मुडर तक के अनजान तरीकों से धमकियां मिलने लगी थी। उन दोनों को परेशान करके रख दिया था एरिक और जैक के फैंस ने, और वो भी तब जब सिर्फ रूमरस ही फैली थी। वो भी एक रूमर की वजह से, किसी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। और एरिक, युवाना और जैक आर्य की ये बात पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं थी। बात सिर्फ कंपनी तक ही थी, एटलीस्ट तब तक जब तक युवाना और आर्य गायब नहीं हुए थे। क्योंकि ये रूल्स थे कंपनी के कि कंपनी में हुई कोई भी बात, चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी, या बात किसी भी सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो, तो कंपनी से बाहर किसी भी कीमत में नहीं जानी चाहिए, वरना अच्छे खासे पैसे ऐसा कंपनसेट की तरह देना पड़ता था, जो कोई भी नहीं चाहेगा। और साथ में कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर, और फिर शायद ही कोई और कंपनी तुम्हें नौकरी दे, और बहुत बार बात बड़ी होने पर लंबी और अच्छी खासी जेल हो जाती थी। पर युवाना और आर्य के अचानक से गायब हो जाने पर, जब कुछ ही दिनों बाद एरिक और जैक ने भी अपना ग्रुप और करियर वहीं छोड़ दिया था, तब सभी करोड़ों फैंस जानना चाहते थे कि आखिर अचानक से क्यों उनके फेवरेट आइडल्स ने हंसना, खुश रहना और अपना इतना अच्छा करियर तक छोड़ दिया था। और तभी एक न्यूज वायरल हुई थी कि कैसे ये सब युवाना और आर्य की वजह से हुआ। कैसे एरिक और जैक उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, पर उन दोनों ने उनको धोखा दिया, और हमेशा हमेशा के लिए एरिक और जैक के प्यार को ढुकर कर कहीं गायब हो गई थी। और साथ में दो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे थे, जिसमें एक तो वही वीडियो था जिसमें आखिरी बार आर्य बड़ी ही क्रुआलिटी या कहो कि पत्थर जैसे दिल के साथ जैक के प्यार को ढुकर कर चली जाती है। यहाँ तक कि उसमें जैक के आर्य के पैर को पकड़कर उसके पास उसके प्यार के लिए रुक जाने की भीख मांगने तक की फुटेज थी। जिसके बाद तो जैक के डाई हॉट फैंस का बहुत बुरा गुस्सा फुट पड़ा, और वो लोग बुरी तरह आर्य और साथ में इंडिया को भी ट्रोल करने लगे थे। और दूसरा वीडियो था जिसमें साफ दिख रहा था कि युवाना के अचानक से गायब होने के बाद के एक दिन पहले ही, उसकी पिछली रात को होटल में युवाना और एरिक नशे की हालत में दूध एक ही कमरे में गए थे, और फिर सुबह के कुछ 5 बजे के करीब ही युवाना उस रूम से कुछ गलत हालत, यानी कि नॉर्मल हालत में बाहर नहीं निकली थी। जो पिछली रात रूम में क्या हुआ था, सब बयां कर रहा था। और फिर तो लोगों ने ट्रोलिंग का सिलसिला और भी ज्यादा नफरत के साथ शुरू कर दिया था। बात हद से ज्यादा बड़ी हो गई थी, या कहो कि किसी ने उसे इस हद तक बड़ा बना दिया था। ऑफ कोर्स वो मोना ही थी, और उन वीडियो को डाला भी उसी ने था सोशल साइट्स पर, ताकि जो वो चाहती थी वो सच हो गए। और वही हुआ भी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों के दबदबे में आकर आखिर में इंडियन गवर्नमेंट ने ना चाहते हुए भी मामले को शांत करने के लिए बोल दिया कि
उन दोनों का अब हमारे देश और हमारे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो दोनों हमारे पास भी वापस नहीं आए हैं और ना उनका और हमारा कोई भी तरह का कनेक्शन हुआ है उनके साथ, इसीलिए हमें उन्हें एक देशद्रोही करार देना पड़ रहा है। वहीं इस कन्फेशन के बाद मामला थोड़ा शांत जरूर हो गया था, मगर उनके बाद भी सालों साल तक लोग सिर्फ युवाना और आर्य को कोसते रहे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने पैसों सा फिर शोहरत के लिए उनके इडोल्स का दिल दुखाया था और उन्हें उनकी यादों में ही मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। पर उन्हें या किसी को भी क्या पता था कि जब वो सभी उनको बुरी तरह नफरत से कोस रहे थे, उनके लिए बुरे से बुरा सोच रहे थे, यहाँ तक कि उनकी मौत की भी कामना करते थे, और ये भी कि वो दोनों ही कभी खुश ना रहे। तब उस वक्त युवाना और आर्य कितनी बुरी तरह से मोना के हाथों टॉर्चर हो रहे थे, और युवाना तो उसी दर्दनाक मौत से भी बदतर जिंदगी में अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी को भी एक्सपीरिया कर रही थी। दो दो दिन तक बिना खाना पीने के और दिन में 1000 अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था, और उसकी लाइफ का सबसे दर्दनाक दिन वो था जब वो अकेले अपने लेबर के दर्द में तड़प रही थी और मोना को छोड़कर कोई नहीं था उस कमरे में, और वो भी किसी डायनकी की तरह बस उसे दर्द में बुरी तरह तड़पते और चिल्लाते हुए देखे जा रही थी और साथ में हंसे भी जा रही थी। और वहीं आर्य अटैच के एक बहुत छोटे से रूम में बंद थी, जहां हाथ पैर के साथ उसका मुंह भी बंद था, और उसकी आंखों में इन 9 महीनों में पहली बार आंसू, लाचारगी और दर्द दिख रहा था। वो चाहकर भी उस वक्त अपनी दोस्त के साथ में नहीं थी, उसे युवाना की दर्द भरी चीखें और भी ज्यादा अंदर तक तोड़कर रख दे रही थी। और मोना को छोड़कर कोई नहीं था उस कमरे में, और वो भी किसी डायनकी की तरह बस उसे दर्द में बुरी तरह तड़पते और चिल्लाते हुए देखे जा रही थी और साथ में हंसे भी जा रही थी। और वहीं आर्य अटैच के एक बहुत छोटे से रूम में बंद थी, जहां हाथ पैर के साथ उसका मुंह भी बंद था, और उसकी आंखों में इन 9 महीनों में पहली बार आंसू, लाचारगी और दर्द दिख रहा था। वो चाहकर भी उस वक्त अपनी दोस्त के साथ में नहीं थी, उसे युवाना की दर्द भरी चीखें और भी ज्यादा अंदर तक तोड़कर रख दे रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर मोना का गला दबा दे, पर वो बुरी तरह जख्मी थी, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही मोना ने अपने 6 बॉडीगार्ड से उसका रैप करवाया था। ये पहली बार नहीं था, इन 9 महीनों में ये हैवनियत उसके साथ न जाने कितनी बार हो चुकी थी। चाहे मोना हो या ना हो, उसने अपने सभी बॉडीगार्ड को खुली छूट दे रखी थी कि उन्हें युवाना और आर्य के साथ जो करना हो वो कर सकते थे, बस बात उन दोनों की जान पर नहीं आनी चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए। आर्य की हालत बहुत बुरी थी। 6-7 घंटे के बेहिसाब शारीरिक और खास करके मानसिक दर्द के बाद उसे तब भी यूं ही दर्द से तड़पता हमेशा की तरह ही छोड़ दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर बड़ी बड़ी चोटों के और खरोचों के निशान थे, जिनसे बुरी तरह खून रिस रहा था, और उसके इंटीमेट एरिया से भी खून निकल रहा था। हल्के कपड़े बुरी तरह फटे हुए ही सही पर पहन रखे थे उसने, वो गंदे भी बहुत थे, पर अभी आर्य को अपने दर्द की कोई चिंता नहीं थी। उसका दिल तो अपनी दोस्त की दर्द चीखों को सुनकर कांप रहा था। वो बुरी तरह चाहती थी कि किसी तरह अपनी युवाना के पास पहुंच जाए, पर उसका शरीर ही उसका साथ नहीं दे रहा था। हाँ, मगर युवाना अभी तक उन हैवानों के हाथ नहीं आई थी, क्योंकि जब तक बात युवाना के साथ कुछ करने की आई तो तभी युवाना की बिगड़ती तबीयत से उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थी, और मोना अच्छे से जानती थी कि ये बच्चा किसका था। उसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उसी वक्त उसके शैतानी दिमाग में एक बड़ा ही वाहियात ख्याल आया था। मोना ने सोच लिया था कि वो युवाना को उसकी प्यार की निशानी के साथ 9 महीने तक ठीक से रहने देगी, मगर फिर जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसे, यानी कि युवाना के सामने ही उसके और उसके प्यार एरिक की निशानी को जान से मार डालेगी। तभी तो उसे अपने बच्चे से बिछड़ने का असली दुख महसूस होगा। वो सही मायने में तभी तो टूटेगी, और इसलिए 9 महीने तक जबरदस्ती छोड़कर हर तरीके से युवाना को मोना ने परेशान किया था, पर फिर भी ध्यान रखा कि बच्चे की जान ना जाए, ताकि वो युवाना का तड़पना मिस ना कर दे। और आज जब युवाना ने फिर से खुद की वजह से फिर से आर्य को बेतहाशा दर्द में देखा, तो खुद को कोसते और मोना से आर्य के लिए रहम की भीख मांगते हुए उसे अचानक ही अपने पेट में दर्द और खिंचाव सा महसूस हुआ, और अपने नीचे कुछ गिला गिला सा लगा। तो वो तुरंत समझ गई कि अब जल्दी ही वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा पाएगी। उसने पहले बहुत कोशिश की कि कोई दर्द भरी आवाज को आर्य तक न पहुंचने दे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आवाज आनी बंद हो गई मतलब कि वो हैवान जा चुके थे, और इस वक्त आर्य अपनी बेसुध हालत में पड़ी होगी। और था भी वैसा ही, पर कोई औरत अपने डिलीवरी पैन को कितनी देर तक बिना कोई आवाज किए सह सकती थी। और यूं ही कुछ देर ही कोशिशों के बाद अचानक ही युवाना बुरी तरह दर्द में चिल्लाए, माँ।
यही था उसका पहला लफ्ज दर्द में तड़पते हुए। माँ। वही युवाना की दर्द में तड़पते सुनकर आर्य के साथ कमरे से बाहर खड़ी मोना को भी अंदाज हो गया था कि क्या हुआ होगा, और अब उसके चेहरे पर एक जहरीली शैतानी मुस्कुराहट थी, और वो ऐसे ही सभी को बाहर ही रहने का बोलकर अंदर चली गई और जाकर आराम से अपनी कुर्सी पर जा बैठी। और तभी से पिछले 2-3 घंटों से वो किसी शैतान की तरह हंसते हुए बस युवाना को तड़पते हुए देखे जा रही थी। उसने इतनी देर तक भी किसी डॉक्टर को बुलाने या खुद से युवाना की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो सामने ऐसे सुकून से देख रही थी जैसे कोई उसकी पसंद की मूवी चल रही हो। उसके चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं दिखा रही थी, न ही उसे युवाना वो दर्द में तड़पते देख कोई तरस आ रहा था। और यूं ही 1 और घंटे तक अकेले ही अपने दर्द से संघर्ष करते हुए अचानक ही उस कमरे में युवाना की दर्दनाक चीखें एक बड़ी जोर की चीख के साथ बंद हो गई। तो मोना ने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा ही पतला और छोटा सा कुछ युवाना के पैरों के पास देखा। तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके दिमाग में एक और घटिया प्लेन ने जगह ली थी। और वो हम जानते ही हैं कि कैसे मोना ने युवान को मरा हुआ बताकर उसे युवाना से दूर करके खुद उस बच्चे के बलबूते एरिक से शादी कर ली थी। क्योंकि जन्म लेते ही युवान ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई थी, न ही उसने अपनी आंखें खोली थी और न ही रोया था। वही जहां मोना ये देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, तो वही युवाना जिसे 4 घंटों के लगातार दर्द के बाद अब जाकर राहत मिली थी। उसने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि उसे अचानक से एक बात ने दिमाग में हिट किया। तो उसके आंखों से अचानक ही आंसू निकालने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका बच्चा इतनी जल्दी उसे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं। युवाना बस कुछ पल खुद से ही बुदबुदाए और एकदम से ही लगभग चीखते हुए नहीं, और फिर किसी तरह खुद के दर्द को भूलकर उठने की कोशिश करते हुए अपने पैरों के पास किसी लाश की तरह पड़े अपने बच्चे के पास जाने लगी कि तभी डॉट डॉट तो वही युवाना जिसे 4 घंटों के लगातार दर्द के बाद अब जाकर राहत मिली थी। उसने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि उसे अचानक से एक बात ने दिमाग में हिट किया। तो उसके आंखों से अचानक ही आंसू निकालने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं। युवाना बस कुछ पल खुद से ही बुदबुदाए और एकदम से ही लगभग चीखते हुए नहीं, और फिर किसी तरह खुद के दर्द को भूलकर उठने की कोशिश करते हुए अपने पैरों के पास किसी लाश की तरह पड़े अपने बच्चे के पास जाने लगी कि तभी अचानक से मोना ने आकर बच्चे को गर्दन से उठा लिया और दूसरे हाथ को नीचे से लगाकर थोड़ा सपोर्ट देते हुए उसे हिला डुला कर देखने लगी। और फिर बड़ी कैजुअली मुंह बिगाड़ते हुए बोली, यार ये तो न रोया न इसकी सांसें चल रही हैं। लगता है मरा हुआ पैदा हुआ है बेचारा। पर सही ही है, मर गया, वरना कौन ही संभलता इस नाजायज बोझ को, और यहाँ रहकर वो तुम्हारा रेप होते हुए देखता क्या। इतना बोल वो बड़ी बेशर्मी से खिलखिलाकर हंसने लगी। वही उसकी बातें सुनकर युवाना का शरीर सिहर उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और आंखों से आंसुओं की धारा बहनी और भी ज्यादा तेज हो गई। दिल की धड़कनें भी रुकने सी लगी। पर फिर भी वो किसी तरह कांपती आवाज में बोली, मोना प्लीज मेरे मेरे बच्चे को मुझे दो उसे, अभी अभी दो। उसने बच्चे को लेने के लिए जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसे मोना की इस बात पर भरोसा नहीं था, या कहो कि वो भरोसा करना ही नहीं चाहती थी। उसे एक उम्मीद सी थी जैसे उसका बच्चा उसके पास आते ही जिंदा हो जाएगा। उसी उम्मीद से उसने युवान को मोना से लेने की कोशिश की, पर मोना ने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। और वैसे ही हंसते हुए उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वो उसका मजाक बनाती हुई युवान को कभी उसके पास ले जाती तो कभी उससे दूर कर देती। वो जैसे उसके साथ मजाक कर रही थी। तो यहाँ एक माँ का दिल रोए जा रहा था, बुरी तरह तड़प रहा था अपने बच्चे को अपने सीने से लगाने के लिए। पर अभी अभी एक नई जिंदगी को जन्म देने की वजह से वो हद से ज्यादा थकी हुई थी। पर इस मजाक में अचानक से युवाना का हाथ अपने बच्चे के दिल के पास छू गया। तो उन कुछ सेकंड्स में ही उसने ध्यान दिया तो उसे हॉट बिट्स बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। वो सन रह गई, बस एक तक अपने बच्चे के शरीर को देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसके साथ अब ये भी करेंगे। वही ज्यादा टाइम तक रिस्क न लेते हुए मोना जल्दी से युवान को लेकर बाहर जाने लगी, क्योंकि उसे अभी इस बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे अपने नए प्लेन के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो वाइस मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसे युवाना की नजरों में मरा हुआ दिखाकर जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की बोलना चाहती थी। पर तभी अचानक से जैसे युवाना किसी गहरी नींद से जागी, जब उसे ये लगने लगा कि उसका बच्चा उससे दूर जा रहा था धीरे धीरे, तो वो तुरंत अपने होश में वापस आई।
और हड़बड़ी में चिल्लाते हुए मोना का पैर पकड़कर उससे अपने बच्चे को लेने की कोशिश करने लगी। नहीं, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर प्लीज मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो, तुम्हें जो जानना है मैं तुम्हें सब बताऊंगी, प्लीज। लास्ट वाली लाइन सुनकर मोना का चेहरा खिल गया था, मगर इस वक्त उसका बच्चे को वहां से लेकर जाना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए उसने चिड़चिड़ाहट में एक लात खींचकर युवाना के पेट पर मारी, तो न चाहते हुए भी युवाना से उसका पैर छूट गया और साथ में उसका बच्चा भी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। वो दर्द में भी जमीन पर पड़ी बस चीखती और चिल्लाती ही रही, पर मोना को उस माँ और छोटे से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। अचानक ही युवाना को किसी ने हल्का सा हिलाया तो उसे जैसे ध्यान आया कि वो आखिर अब कहाँ थी। उसने आसपास देखा तो सभी अजीब नजरों से उन्हें ही देखे जा रहे थे। तो उसने भी असमंजस में खुद को और एरिक जो उसी के साइड में उसे पकड़कर खड़ा था उसे देखा, तो उसे समझ आया कि लोग उन्हें ऐसे स्ट्रेंज लुक क्यों दे रहे थे। दरअसल जब युवाना अपने पास लाइफ की डरावनी यादों में खोई हुई थी, तब एरिक ने उसे ऐसे खोया हुआ देख उसके कंधों को पकड़कर थोड़ा हिलाया था। और वो जिन इमोशन के साथ युवाना के साथ बिहेव कर रहा था, मतलब कि आंखों में प्यार और चेहरे पर हल्की टेंशन, एरिक के फैंस को यही बात खटक रही थी। और कुछ तो अभी से ही कुछ नाराज से दिखा रहे थे। अब अपने क्रश या कहो कि प्यार को किसी और के लिए इतना केयरिंग होता देख किसकी नहीं जलेगी। और इनके ऑलमोस्ट सारे फैंस तो कुछ ज्यादा ही पोसेसिव है अपने अपने फेवरेट आइडल को लेकर। वैसे भी अभी तक किसी भी आइडल की रिलेशनशिप की खबर नहीं आई सामने, क्योंकि कंपनियां ही उन्हें अलाउ नहीं करती। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे करने से फैंस नहीं समझेंगे और नाराज हो जाएंगे, तो फिर उनके कॉन्सर्ट को देखने नहीं आएंगे, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए ये बात आइडल की ट्रेनिंग के बाद के कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी होती है, जिसे इमेजिनरी बैंड के सभी मेंबर्स ने भी साइन किया हुआ है। लोगों को ये बात खाल रही थी कि एक बॉडीगार्ड से इतनी प्यार और इज्जत से बात करने की क्या ही जरूरत थी। एक तो वो ड्यूटी टाइम कहीं खोई हुई थी, ऊपर से उनका हीरो उसे डांटने की जगह उसे कितने प्यार से हैंडल कर रहा है। अभी भीड़ में यही बातें हो रही थी, पर जैसे ही सभी ने देखा कि एरिक और बाकी मेंबर्स आ रहे हैं तो आधे लोग चुप हो गए और अब कुछ ही लोग बात कर रहे थे, तो इसीलिए किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मगर अब युवाना और आर्य के कान अब बहुत तेज हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें सारी गोसिप साफ सुनाई दे रही थी। दो लड़कियां जो कंपनी की एम्प्लॉय ट्रेनिंग में थी एक दूसरे से बातें कर रही थी या कहो कि युवाना की बुराई कर रही थी। उनमें से पहली लड़की बोली डॉट डॉट दो लड़कियां जो कंपनी की एम्प्लॉय थी मगर अभी फिलहाल अपने ट्रेनिंग पीरियड में थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी या कहो कि युवाना की बुराई कर रही थी। उनमें से पहली लड़की मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा भी क्या है इस बॉडीगार्ड में, अपनी ड्यूटी पर तो ध्यान है नहीं इसका, और मेरा हीरो इससे इतनी अच्छी तरह क्यों बात कर रहा है। She doesn't deserve it, on। तो दूसरी लड़की भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, एक तो मेरे दोनों प्रिंस चार्मिंग पर इंडिया में हमला हुआ, उस पर कंपनी ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्स नहीं लिया था इनके खिलाफ, क्योंकि हमारा क्यूटी प्रेम भी हाफ इंडियन है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से माफी और सेफ्टी के तौर पर दो अच्छे बॉडीगार्ड इनको भेजा। पर इससे क्या उनकी इतनी बड़ी गलती छुप जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब ऊपर से ये एम्स बॉडीगार्ड तो मेरे हीरो से चिपकी ही जा रही है, और कुछ तो आता नहीं होगा इसे सिवाय लड़ने के, लोगों को पिटने के। इतना बोल वो दोनों ही खुद में ही धीरे धीरे हंसने लगी, जो युवाना को साफ सुनाई दे रहा था। हंसने के बाद वो दोनों ही एक साथ बड़े एटीट्यूड में बोली, ये दोनों ही इतनी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। आखिरकार वो दोनों हम सभी और बाकी बॉडीगार्ड की तरह ही नौकरी पर है, और ये दोनों तो वैसे भी सिर्फ अपनी ड्यूटी ही तो निभाने आए हैं। ऑन अब हद हो चुकी थी। युवाना ने तो कोई खास रिस्पांस नहीं दिया, मगर हमारी लिटिल एलिफेंट की तो सांसें भी गुस्से में ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे बस वो अब अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचल ही देगी। पर एन मौके पर युवाना ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अंदर सबके पास ले आई, और उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को बोल दिया। तो आर्या ने भी सरसा मुंह बनाकर उसे देखा। लगभग बाकी सभी ने भी उनके एक्शंस को नोटिस कर लिया था, पर इससे पहले कोई कुछ भी पूछा बोल पता। तभी पीछे से किसी की दमदार आवाज आई, सो नीड्स टू मीट यू माय डियर बॉयज। और फिर युवाना और आर्य की तरफ बड़ी इज्जत के साथ देखते हुए बोले, एंड ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर एम्स युवाना सिंह एंड एम्स आर्य दीक्षित, एंड ही वेलकम यू इन माय ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर सेविंग और बॉयज लाइफ विद डेट मैसिव अटैक। We are really grateful to you both for that great active move you had taken last week.
थैंक्स यू सो मच कि आपने हमारा इतना बड़ा लॉस होने से बचा लिया। अब प्लीज आइए अंदर आइए, हम कैबिन में चलकर आराम से बात करते हैं। आइए सभी। इतना बोल वो युवाना को रेस्पेक्टफुली अपने हाथ के इशारे से आगे चलने को बोलता है, तो युवाना भी हाँ में हल्का सा सिर हिलाकर आगे जाने लगी और पीछे से आर्य को भी इशारा किया उसने, तो आर्य भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रिस्पांस देकर अंदर युवाना के साथ चली गई और दोनों ही पीछे छोड़ गए हजारों हैरान परेशान चेहरे, जिनमें इमेजिनरी बैंड के मेंबर्स भी शामिल थे और ऑफिस के सभी ऑफिस स्टाफ भी। उनके सामने वो इंसान हल्का सिर झुकाए किसी पहरेदार की तरह खड़ा था, जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगिंग एंड डांसिंग कंपनी का मालिक था, जो कि अपने बिजनेस पार्टनर्स तक के सामने झुकना पसंद नहीं करता था। वो आज दो नॉर्मल बॉडीगार्ड्स के सामने इस तरह से सिर्फ उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए झुक रहा था, जैसे पता नहीं वो दोनों कितनी ही खास हो। ऐसा ही सभी सोच रहे थे, सिवाय हमारे बैंड के लोगों को छोड़कर और उन कुछ लोगों को छोड़कर जो उस दिन हमले को होते हुए देखे थे। और युवाना एंड आर्य को सभी को बहादुरी और स्मार्टनेस से बचाते हुए भी देखे थे। वो सभी मन ही मन जानते थे कि वो दोनों नॉर्मल तो किसी भी एंगल से नहीं थी, और सिर्फ किसी की बॉडी गार्ड होना भी वो डिजर्व नहीं करती थी। जो रेस्पेक्ट उन्हें दी जा रही थी वो उस बिल्कुल डिजर्व करती थी, पर ये बात जानते हुए भी लड़कियां मानना नहीं चाहती थी, और लड़कों में तो उन दोनों सुपर वुमेन्स के लिए और भी ज्यादा क्रेज बढ़ चुका था। अब ना कि वो दोनों ही बेहद खूबसूरत थी, वो भी बिना किसी मेकअप के, और उतनी ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल करियर भी था उनका, कि बड़े बड़े लोग उन्हें इतनी इज्जत देते हैं। अब से युवाना और आर्य ऑफिस में सभी बॉयज और कुछ लड़कियों की इंटरनेशनल सीक्रेट क्रश बन चुकी थी, और शायद इस बात का अंदाजा एरिक और जैक को सभी लड़कों के चेहरे देखते ही हो गया था। उन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर एक लंबी सांस ली, जैसे आने वाली मुश्किलों का उन्हें पहले से ही अंदाजा होने लगा था। ये सब उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फिर वो सभी भी अपने बिग बॉस मिस्टर डेविड रिचर्ड के इशारे पर अंदर उनके ऑफिस में जाने लगे, कि तभी उन्हें किसी ने पीछे से आवाज दी। उस आवाज को सुनकर सभी एरिक को देखने लगे। वही ऑफिस में आर्य मन में युवाना से बोली, क्या हमें डेविड अंकल से भी कोई खतरा हो सकता है? तो युवाना भी स्ट्रेटली बोली, वैसे तो मुझे इस कुछ अभी तक लगा नहीं, और पिछली लाइफ में भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर फिर भी पूरी नजर रखो, और डेफिनेटली ये हमारी आने वाली लव लाइफ के सबसे बड़े खलनायक होने वाले हैं, जैसे पिछली बार थे। तभी अचानक से बड़ी एक्साइटमेंट में ही आर्य बोल गई, यार जरूरी थोड़ी है, वैसे भी शायद ही अभी तक कुछ भी पुराने जिंदगी जैसा हुआ है, क्या पता हमारा युवान भी टाइम से पहले ही आ जाए। तभी युवाना ने उसे आंखें दिखाते हुए मन में ही बोली, कुछ बकवास मत किया कर, अभी इस टाइम इस कुछ में सोचना भी नहीं चाहती। मेरा बच्चा इस बार सारी बुराइयों के खत्म होने के बाद ही आएगा, मैं उसे दोबारा से उन्हीं चीजों से गुजरने नहीं दूंगी। इस बार जो भी खुशियां वो डिजर्व करता था तब और अब भी, वो सब में और एरिक मिलकर उसे देंगे। आर्य को एहसास हुआ कि उसने गलत टाइम पर गलत बात को छेड़ दिया था। वो उससे जाकर माफी मांगती कि तभी वहां कोई अचानक से ही उस कैबिन में आई, जिसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी, और उसे देखते ही आर्य की तो जैसे थनक ही गई थी। आर्य को एहसास हुआ कि उसने गलत टाइम पर गलत बात को छेड़ दिया था। वो उससे जाकर माफी मांगती कि तभी वहां कोई अचानक से ही उस कैबिन में आई, जिसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी, और उसे देखते ही आर्य की तो जैसे थनक ही गई थी। आर्य ने अपनी दांतों को पिसते हुए दरवाजे पर खड़ी मिरेंडा जॉन्स को अपनी आंखों में नफरत और घृणा लिए घुरा, तो वही युवाना का ध्यान उसके पीछे खड़ी उसकी सेक्रेटरी रोज टेलर के ऊपर थी, और उसकी आंखों में रोज के लिए सिर्फ सिंपैथी और दया ही दिख रही थी। रोज एक बहुत ही सिंपल रहने वाली लड़की थी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, दिल से भी और चेहरे से भी, मगर फिर भी कभी भी ढंग से वो तैयार होती ही नहीं थी। बस अपने ऑफिस के प्रोफेशनल कपड़ों यानी कि नीचे ब्लैक पेंट और ऊपर व्हाइट शर्ट पहनना, और अपने कमर तक के ब्लैक और ब्राउन बालों को सिंपल एक जुड़े में सवार लेना, और उसके भी ऊपर एक मोटी फ्रेम का बड़ा सा चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाकर, एक हाथ में एक वॉच डालकर ऑफिस आ जाना। यही सब पता था उसे अपने काम के अलावा। हाँ, अपने काम में सबसे तेज थी रोज। तभी तो मिरेंडा ने उसे अभी तक अपनी सेक्रेटरी रखा हुआ था, वरना उसे रोज से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती थी, क्योंकि वो तो 2.5 किलो का मेकअप थोपकर भी उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी रोज बिना सजे लगती थी। बस उन चश्मे के निकलने की देर और सभी लड़के उसे छोड़ रोज को लाइन मारने लगते थे।
वो भी कई बार तो उसके सामने ही लड़कों ने ऐसा किया था और ये बात उसके ईगो को बुरी तरह हर्ट कर चुकी थी। इसीलिए उसे तो जैसे नफरत सी थी रोज के सुंदर चेहरे से, पर अपने काम के फायदे के लिए वो उसे अभी तक अपने साथ रखे हुए थे। क्योंकि रोज से बेहतर अभी तक कोई असिस्टेंट और मैनेजर नहीं आया था पूरी कंपनी में। पर जो पिछले जन्म में बेचारी मासूम रोज के साथ मिरेंडा और मोना ने किया था, उसमें सिर्फ हैवानियत ही हैवानियत झलकती है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी, जो किसी लड़की को नसीब ना हो ऐसी, जिसके बारे में सोचते ही युवाना की आंखें भी नम हो गई, मगर साथ में ही उसकी आंखों में उन दोनों राक्षसनियों के लिए बेहद गुस्सा और बदले की भावना जुड़ी हुई थी। उसे अब याद आ रहा था कि गलत सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ था, और भी बहुत से लोग थे जो किसी न किसी तरह उसी से जुड़े हुए थे और उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई थी। जो वो तब डिजर्व करते थे पर उन्हें तब नहीं मिल पाया, वो सब उन सभी वो दिलवा के रहेगी। ये उसने आज खुद से ही प्रण किया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे ये दूसरा मौका सिर्फ खुद के लिए और अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि अपने से किसी न किसी तरह जुड़े उन सभी के लिए भी मिला था। मिरेंडा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई शेहज़दी थी। उसके पापा पहले से ही इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में से एक थे। इसीलिए आज एक बड़ी और ठीक ठाक सिंगिंग स्टार थी वो। उसका करियर तो बस उसके पापा और अच्छी डांसिंग ने ही डूबने से बचाया हुआ था, और सबसे बड़ा हाथ था रोज के दिमाग का, जो लोगों को कोयले को भी किसी हीरे की तरह प्रेजेंट करती थी। इसीलिए मिरेंडा खुद को कंपनी की ओनर और यहाँ सभी में खुद को महारानी समझती थी। ज्यादातर सभी कॉलीगेस और दूसरों के बॉडीगार्ड्स पर ऐसे रोब जमाती थी जैसे सभी उसके नौकर ही हों, और यही गलती वो यहाँ भी करने आई थी। अब आखिर जलन तो उसे भी हमारी हीरोइनों से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए अपने पापा की दी हुई चेतावनी को भी उसने अपनी जलन में नजरअंदाज कर दिया था। और ना ही रोज की सुन रही थी वो पागल बेल, बस अब उसे किसी को सिंग मारने थे। तभी उसे आराम आता, तो बाकी सभी को अभी बाहर बिजी देख वो घुस गई जल्दी से अंदर। वो अंदर आते ही गुस्से और जलन में चिढ़ते हुए उन दोनों से बोली, क्या मैनर्स नहीं है तुम दोनों में बिल्कुल भी? सर ने इतनी इज्जत से अपने से पहले चलने को कहा तुम दोनों को उनके कैबिन में, तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चली आओगी क्या? मना भी तो कर सकती थी ना, पर कहाँ तुम जैसे लोगों को कहीं इतनी इज्जत मिली होगी तो हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। अब एक तो बॉडीगार्ड प्रोफेशन और ऊपर से इंडियन जो ठहरे, इतनी शानो शौकत तो देखी नहीं होगी कहीं। ऑन। फिर एक व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, पर फिर भी अब जब यहाँ हो तो यहाँ के तौर तरीके भी थोड़ा सीख लो। इतने भी मुश्किल नहीं है, कुछ समय लगेगा तुम्हें, पर मेरा भरोसा है कि तुम दोनों थोड़ा देर से ही सही पर सीख जाओगे। और तो थोड़ा कोशिश करो। उसकी सभी बकवास को बिल्कुल इग्नोर किया था दोनों ने, पर उसका सीधे उनके देश और देशवासियों के लिए इतनी बड़ी बात बोल देने पर दोनों का हो खून खोल सा गया था। वही बेचारी रोज ने अपने मन ही मन अपना सिर पिट लिया, अब उसे अपनी बॉस का भविष्य खतरे में लग रहा था। पर युवाना ने किसी तरह खुद को कोई भी हंगामा करने से रोका। मगर जैसे ही उसके दिमाग में आर्य का ख्याल आया कि तभी उसे मिरेंडा की एक बड़ी तेज चीख सुनाई दी, और जब उसने देखा तो वो उड़ते हुए जाकर अब पीछे वाली दीवार के पास दर्द से तड़पती नीचे जमीन पसरी बैठी पड़ी थी। युवाना ने तुरंत अपना सिर पिट लिया, उसे पहले ही पता था यही होने वाला था। वही बेचारी रोज, वो तो हैरानी और डर के मारे दरवाजे के पास ही कांपती हुई खड़ी हुई थी कि तभी बाहर से सभी बैंड मेंबर्स, मिस्टर रिचर्ड और साथ में वो अजनबी जिसके बुलाने पर सभी रुक गए थे, वो सभी लगभग भागते हुए वहां पहुंचे और कैबिन की हालत और माहौल देख वो सभी हैरान रह गए। अंडरस्कोर